हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के बारे में। ठीक है, कि फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर या फर्टिलाइज़र कंट्रोल एक्ट क्या है। ठीक है, ये क्या होता है, इस एक्ट के बारे में हम सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे। ठीक है, फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर, इसको हिंदी में बोलेंगे हम आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केंद्र सरकार, ठीक है, उर्वरक नियंत्रण आदेश बनाती है। ठीक है, उर्वरक नियंत्रण आदेश हमारा हो गया फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, या इसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं FCO। ठीक है, हम बोलेंगे इसको FCO, फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर, या इसको हम कह सकते हैं फर्टिलाइज़र कंट्रोल एक्ट। ठीक है, तो ये कब बना था हमारा 1985। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर किस ईयर में इसको पारित किया था, कब था ये, तो इसकी ईयर होती है 1985। लेकिन उससे पहले जो इसका अधिनियम आया था वो था 1955 में। ठीक है, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने क्या बनाया था, तब एक आदेश जारी किया और ये फर्टिलाइज़र कंट्रोल एक्ट बनाया 1985 में, इसको पारित किया। इसके बाद ये कई बार इसका मॉडिफाई किया गया और इसको पब्लिश किया गया। तो ये इसकी जो फर्स्ट डेट थी वो थी 1985। ठीक है, तो इसकी जो डेट कब से स्टार्ट होगी, कब से इस एक्ट को लागू माना जाएगा, इसके प्रकाशन की तारीख से। ठीक है, तो 1985 में इसका प्रकाशन किया था और उसी से इसको लागू करेंगे। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फर्टिलाइज़र कंट्रोल एक्ट को, ठीक है, इसको कौन प्रकाशित करता है। ठीक है, तो इसको प्रकाशित करता है हमारा फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि FAI इसको प्रदर्शित करने का काम करता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि फर्टिलाइज़र कंट्रोल एक्ट को या फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर को कौन प्रदर्शित करेगा, फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी FAI। ठीक है, तो इसी के साथ साथ इसमें काफ़ी सारे शब्दों का हम देखेंगे, जैसे कि एक्ट होता है, अधिनियम होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें इस एक्ट की आएंगी जो एक डेफिनेशन की तरह या परिभाषा की तरह हम उसको समझ सकते हैं कि उसको, उन शब्दों को कैसे हम परिभाषित करेंगे। तो उन शब्दों को जो हम एक एक करके देख लेते हैं कि उसका क्या अर्थ है इस एक्ट में, इस ऑर्डर में। तो इसमें जो हमारा शब्द है एक्ट, ठीक है, हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर या फर्टिलाइज़र कंट्रोल एक्ट की। तो इस एक्ट का मतलब क्या होता है, अधिनियम, इसको हम बोलेंगे अधिनियम। ठीक है, यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है, ये इनके अंदर की और कोड होगी कि 1955 का 10। तो ये 1955 एक्ट क्या था हमारा, ये जो हमने शुरू में देखा था कि इसके तहत ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लेकर आई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की किस एक्ट के तहत, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो ये एक्ट हमको, ये हमारा एक्ट कहलाएगा, जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है, अब दूसरी जो हम डेफिनेशन की इसी में बात करें तो एक चीज़ इसमें होती है सर्टिफिकेट ऑफ सोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा, जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी राज्य सरकार है, वो एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराएगी। किसको प्रोवाइड कराएगी, राज्य सरकार, कमोडिटी बोर्ड जो निर्माता है, ठीक है, आयातक है, ठीक है, और जो एजेंसी होती है उनके द्वारा ये प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ सोर्स का। ठीक है, एक होता है इसमें डेफिनेशन होगी हमारा, हम बोलेंगे कमोडिटी बोर्ड। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में ये कमोडिटी बोर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, तो कमोडिटी बोर्ड जो हमारा, ये एक अधिनियम है। कौन सा अधिनियम है, कॉफ़ी जो होती है, ठीक है, कॉफ़ी अधिनियम 1942 इसको हम बोलेंगे। या ये दूसरा बोर्ड भी इसको नाम दिया है रबर बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड और रबर बोर्ड। तो कॉफ़ी बोर्ड 1942 और रबर बोर्ड 1947। ठीक है, की धारा 4 के तहत गठित रबर बोर्ड की धारा 4 के तहत गठित कॉफ़ी बोर्ड से है। तो इसका जो मतलब है हमारा कमोडिटी बोर्ड, कमोडिटी बोर्ड का मतलब हमारा रबर का और ये कॉफ़ी का अधिनियम, ये दोनों चीज़ किस में आएंगी, हमारी कमोडिटी बोर्ड में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कमोडिटी बोर्ड अगर पूछे कोई क्या होता है उसमें, तो इसमें 2 अधिनियम थे हमारे, एक तो हमारा कॉफ़ी का था, दूसरा था हमारा रबर बोर्ड।
ठीक है। तो ये इसके तहत कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया गया। इसमें एक होते हैं हमारे, फिर डेफिनेशन आएगी हमारी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। कॉम्प्लेक्स का मतलब हमारा जटिल, इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम जटिल उर्वरक या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं वो तो हम पढ़ ही चुके हैं इसमें, इस सब्जेक्ट में। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है। ऐसे फर्टिलाइजर्स या ऐसे उर्वरक जिसमें दो या उससे अधिक पोषक तत्व या बोले तो मिनरल इसमें मौजूद होते हैं। और वो कैसे होती है प्रतिक्रिया, उसमें कैसे बनते हैं वो, केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। तो ऐसे फर्टिलाइजर्स, ऐसे उर्वरक जिसमें दो या दो से अधिक तत्व पोषक तत्व मौजूद होते हैं और जो रासायनिक प्रक्रिया से बनते हैं या केमिकल रिएक्शन के द्वारा वो बनते हैं, तो उनको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर या जटिल उर्वरक। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो इसमें आती है कंट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब होता है नियंत्रक, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं नियंत्रण का अर्थ क्या होता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। उसको अपॉइंट किया जाता है, एक आदमी को अपॉइंट करेगी। कौन कर रही है, हमारी केंद्र सरकार, ठीक है। तो केंद्र सरकार एक आदमी को या एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी, किसके रूप में, वो फर्टिलाइजर नियंत्रक या फर्टिलाइजर कंट्रोलर के रूप में केंद्र सरकार एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी, उसका अपॉइंटमेंट करेगी। और इस आदेश के तहत नियंत्रक के सभी या किसी भी शक्ति का उपयोग करने या प्रदर्शन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सशक्त किसी अन्य व्यक्ति को शामिल करना, ठीक है। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है कि एक व्यक्ति को इसमें अपॉइंटमेंट करेगी, नियुक्त करेगी। क्या रोल रहेगा उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का रहेगा उर्वरकों का नियंत्रण करने के लिए, यानी फर्टिलाइजर कंट्रोलर। तो फर्टिलाइजर कंट्रोलर का काम करेगा एक व्यक्ति और सेंट्रल गवर्नमेंट उस व्यक्ति को नियुक्त करेगी, ठीक है। और उसी के आदेश के तहत नियंत्रक के सभी किसी भी शक्तियों का, मतलब जो भी उसकी पावर्स हैं, जो भी वो व्यक्ति सरकार ने अपॉइंटमेंट किया, ठीक है, तो उसके अंडर में सारी चीज़ें पावर रहेगी, ठीक है। और वो किसी और दूसरे व्यक्ति को भी वहाँ पे अपॉइंट कर सकता है या नियुक्त कर सकता है। तो सरकार ने उसको इतनी पावर दे रखी होगी, ठीक है, इतने उसको अथॉरिटी है कि वो व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त कर रही है एज ए फर्टिलाइजर कंट्रोलर, तो वो एक दूसरे व्यक्ति को भी उसमें शामिल कर सकता है। ये उसकी एक पावर होगी व्यक्ति की, ठीक है। अब दूसरी इसमें डेफिनेशन हम बात करें तो ये वर्ड आता है हमारा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स तो हम सब जानते ही हैं, ठीक है, पढ़ ही चुके हैं। फर्टिलाइजर्स जो हम केमिकल, फिजिक, ये सारे फर्टिलाइजर हमने नाइट्रोजन, फॉस्फेटिक, पोटेशिक फर्टिलाइजर पढ़े थे, माइक्रोन्यूट्रेंट। तो ये सारे वही, इसका मतलब उसी फर्टिलाइजर से है यहाँ पे भी, उर्वरक या फर्टिलाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सीधी भाषा में इसको बोले तो फसल के उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ, ठीक है। पदार्थ मतलब मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, जो हमारी क्रॉप है उसके फर्टिलाइजर्स या क्रॉप के उर्वरक के रूप में, या कहें हम सॉइल के उर्वरक के रूप में, मृदा के उर्वरक के रूप में, जिस मटेरियल को, जिस पदार्थ को यूज कर रहे हैं वो चीज़ें होगी हमारी फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जो हम सॉइल में अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए, क्रॉप के लिए, ठीक है। तो इसी में इस फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में काफ़ी सारी इसकी अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ होती है, कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है, गवर्नमेंट की जो ये चीज़ें होती हैं, तो उसमें काफ़ी सारी ये अनुसूची होती हैं कि किस अनुसूची के तहत क्या चीज़ होगी। तो ये जो अगर हम गवर्नमेंट की उसकी साइट पे जाके ये अगर हम फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको ये अनुसूची मिल जाएंगी। उन अनुसूची को हम देख सकते हैं कि किस अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस अनुसूची का मतलब उसी अनुसूची से है जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में प्रविष्ट की गई है या उसमें होती है, ठीक है। तो उसके अनुसूची 1 के भाग ए या सेक्शन ए में निर्दिष्ट किया गया है, मतलब अनुसूची 1 के भाग ए में ये लिखा गया है इस कंट्रोल ऑर्डर में कि इसमें उर्वरकों का मिश्रण और उर्वरकों का एक विशेष मिश्रण शामिल है, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो हम फर्टिलाइज़र की बात करें, इस फर्टिलाइज़र्स के बारे में भी
इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इसकी अनुसूची में कि वे सभी फर्टिलाइजर्स, वे सभी उर्वरक, ठीक है, उन सब का मिश्रण, उसको भी हम इसमें, या विशेष मिश्रण, उर्वरकों का मिश्रण या उर्वरकों का एक विशेष मिश्रण, उसको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अनुसूची 1 के भाग ए के तहत हम इसको ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जो कि इस अनुसूची में इसकी एक परिभाषा वहाँ पे लिखी हुई है। फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट में ये परिभाषा लिखी हुई है। उस परिभाषा के तहत ही हम ये बता रहे हैं कि इस अनुसूची में इसके बारे में लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या है, फर्टिलाइजर्स का तात्पर्य क्या है, और उससे कैसे हम इसको परिभाषित कर रहे हैं इसमें, इस एक्ट में, कि उसका जो मिक्सचर है या मिश्रण है फर्टिलाइजर्स का, वो भी इसी में शामिल आएगा हमारा फर्टिलाइजर्स में। फर्टिलाइजर्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट इसमें एक वर्ड आता है हमारा ग्रेड की हम बात करते हैं। तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में अगर ग्रेड की बात करें तो ग्रेड का मतलब है प्रतिशत में व्यक्त उर्वरक में पोषक तत्व। ठीक है, इसका मतलब है जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स में जो हमारे पोषक तत्व मौजूद हैं, ठीक है, जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उसमें जो हमारे पोषक तत्व या हमारे न्यूट्रिशन उसमें उपलब्ध हैं, तो वो परसेंटेज में उसकी मात्रा को हम बोलेंगे ग्रेड। ठीक है, ग्रेड का मतलब जो फर्टिलाइजर्स में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं किस, वो भी परसेंट में, कि किस फर्टिलाइजर्स में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, कितने परसेंट हमारा फास्फोरस है, कितने परसेंट पोटेशियम है, तो उस परसेंटेज को हम यहाँ पे शो करेंगे ग्रेड में। उस परसेंटेज को हम न्यूट्रिएंट की परसेंटेज को बोलेंगे ग्रेड। ठीक है, अब हम दूसरा टर्म है हमारा दानेदार मिश्रण। देखा जाए तो ये जैसे कि ग्रेड है हमारा, ठीक है, और दानेदार मिश्रण मतलब ग्रैनुलेटेड मिक्सचर या ग्रैनुल्स की हम बात करते हैं। तो ये चीज़ें हम तो पहले लेक्चर में भी इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से ध्यान दे लें इन चीज़ों के ऊपर। तो ग्रैनुल्स का मतलब होता है हमारा दानेदार, जैसे हमारा यूरिया होता है वो ग्रैनुल फॉर्म में होता है, ग्रैनुलेटेड मिक्सचर में होता है वो, तो इसलिए वो दानेदार होता है। तो ग्रैनुल्स का मतलब हमारा दानेदार। तो अब दूसरी जो ये टर्म है हमारी दानेदार मिश्रण, इसका मतलब क्या है, किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया को शामिल किए बिना, ठीक है, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, ठीक है, 2 या 2 से अधिक उर्वरकों को साथ या बिना अक्रिय सामग्री के अंतर से मिश्रित उर्वरकों का मिश्रण। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रैनुलेटेड मिक्सचर का मतलब क्या है हमारा, कि 2 या 2 से अधिक ऐसे उर्वरक जो बिना किसी केमिकल रिएक्शन के हम उसको मिश्रित करके उस उर्वरक का निर्माण कर रहे हैं, उस फर्टिलाइजर्स को हम बना रहे हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं हमारे फर्टिलाइजर्स। उन 3-4 फर्टिलाइजर्स को हम मिक्स करके जो मिश्रण बना रहे हैं, जो उसको मिक्स करके उन सभी 2 या 4 फर्टिलाइजर्स को मिक्स करके, लेकिन वो किस कंडीशन पे हम मिक्स कर रहे हैं उसको, कि वो रासायनिक प्रतिक्रिया उसमें नहीं होनी चाहिए, मतलब बिना केमिकल रिएक्शन के जो हम फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं मिक्स करके। ठीक है, वो होगा हमारा दानेदार मिश्रण या ग्रेनुलेटेड मिक्सचर। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि दानेदार मिश्रण बिना केमिकल रिएक्शन के 2 या 2 से अधिक उर्वरकों को मिला के जो हम मिक्स करके जो मिश्रण तैयार कर रहे हैं। अब एक टर्म आती है इसमें हमारी इम्पोर्टर। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा। तो एक्सपोर्ट मतलब भेजने वाला, इम्पोर्टर जो मंगाते हैं, आयात करते हैं। ठीक है, निर्यात आयात जो होते हैं। तो इम्पोर्टर का मतलब होता है हमारा आयात या आयातक, आने वाला जो हम मंगाते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो समय समय पर संशोधित केंद्र सरकार के निर्यात और आयात नीति के अनुसार उर्वरकों को आयात करता है, उसको हम बोलेंगे आयातक। ठीक है, यानी कि आयातक का मतलब, आयातक एक ऐसा व्यक्ति हो गया यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक क्या बना रखी है, नीति। ठीक है, आयात निर्यात की नीति है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक नीति है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अनुसार ही वो फर्टिलाइजर्स का क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, उसका आयात करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, उसको कहलाएंगे हम इम्पोर्टर। इम्पोर्टर का ये काम रहेगा यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो कार्य करेगा।
और आयात करेगा, जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनका आयात करेगा, उनको मंगाएगा। अब एक हो गया हमारा इंस्पेक्टर या निरीक्षक, ठीक है। तो इंस्पेक्टर निरीक्षक का मतलब उसका निरीक्षण करने वाला, उसका वो निरीक्षण करेगा, उसे देखेगा उसमें क्या है क्या नहीं। तो इंस्पेक्टर उसकी जांच करेगा। तो इंस्पेक्टर का जो काम है यहाँ पे क्लॉज 27, वही जो हमारा फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है, उसमें जो जैसे कि उसमें हम बता रहे थे कि काफ़ी सारी अगर उसकी हम किताब पढ़ें उसकी नेट से, उसकी पूरी ब्रोचर पढ़ेंगे उसका फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर का, तो उसी में हमको क्लॉज 27 मिलेगा एक। तो उसी को क्लॉज 27 को उसी के बेस पर ये कह रहे हैं कि जो उर्वरकों का एक निरीक्षण करता, ठीक है, इस क्लॉज के तहत इसको अथॉरिटी मिली है, इस आदमी को, इस इंस्पेक्टर को, इस क्लॉज के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ये आदेश मिला है कि वो जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, उनको चेक कर सकता है, उनका निरीक्षण कर सकता है, जो हमारे उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स हैं। तो उसको निरीक्षण करने वाला कहलाएगा इंस्पेक्टर या निरीक्षक, ठीक है। तो ये निरीक्षक का क्या काम है, ये भी आप समझ गए होंगे कि उसका काम है निरीक्षण करना। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें मैन्युफैक्चरर मतलब निर्माता मतलब जो बनाने वाला, ठीक है, जिसका काम है फर्टिलाइजर्स को बनाने का, वो कहलाएगा हमारा मैन्युफैक्चरर या निर्माता, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स या उसके मिश्रण का उत्पादन करता है, उत्पादन मतलब उसको बना रहा है, फर्टिलाइजर्स को जो बना रहा है वो एक व्यक्ति कहलाएगा हमारा मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है कि फर्टिलाइजर्स को बनाने वाला कहलाएगा मैन्युफैक्चरर या निर्माता। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम इसमें देखें तो ये है हमारे मिक्सचर ऑफ फर्टिलाइजर्स या फर्टिलाइजर्स का मिश्रण, ठीक है, उर्वरकों का मिश्रण। इसका मतलब क्या है, भौतिक, ठीक है, फिजिकली या दानेदार रूप में, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था अभी पीछे कि दो से अधिक उर्वरक होते हैं, मिक्स करते हैं उनको हम, तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि हमने दो फर्टिलाइजर्स लिए, ठीक है, और वो फिजिकल रूप में दानेदार ग्रेनुअल रूप में हमने 2 फर्टिलाइजर्स लिए, ठीक है, या 2 से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स लिए, और उनके मिश्रण से जो हम एक उर्वरक बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें इस मिश्रण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारा NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मिश्रण हो सकता है, ठीक है, जो हमारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका मिश्रण हो सकता है। तीसरा जो NPK और माइक्रोन्यूट्रेंट, ठीक है, वो यानी पोषक तत्व और NPK, ठीक है, NPK, ठीक है, NPK के साथ साथ हमारे जो माइक्रोन्यूट्रेंट है जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, उनका भी एक मिश्रण यहाँ पे इसमें शामिल है, तो उसको हम बोलेंगे मिक्सचर ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो इसमें मेजर न्यूट्रेंट, माइक्रोन्यूट्रेंट, उनका भी मिक्सचर बोल सकते हैं इसको, या सिर्फ NPK का मिक्सचर बोल सकते हैं, और या सिर्फ माइक्रोन्यूट्रेंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण भी इसको हम बोल सकते हैं। तो वो जो मिश्रण हम तैयार कर रहे हैं 2-3 फर्टिलाइजर्स को मिला के, वो कहलाएगा हमारा मिक्सचर ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फिजिकल मिक्सचर, भौतिक मिश्रण के बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब वही हमारा विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के हम जो आवश्यक ग्रेड हम बनाते हैं, ग्रेड भी हम देख चुके हैं, ग्रेड का मतलब क्या था हमारा, वो भी हम इसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बिना किसी केमिकल रिएक्शन के जो हम 2 या 2 से अधिक उर्वरकों को मिलाकर बनाते हैं, तो उसको हम कह लेंगे फिजिकल मिक्सचर करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके निर्धारण की, ठीक है। उर्वरक जो होते हैं हमारे, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका जो कीमत होती है, उनकी जो प्राइस होती है, उसके मूल्य का निर्धारण कौन करता है, कौन निर्धारित करेगा, उसका निर्धारण कैसे होता है कि कितने का हमारा ये फर्टिलाइजर्स होगा। तो वो सब काम करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार। तो जो सरकारी गजट में ये सब चीज़ें प्रदर्शित होती हैं समय समय पर, जब कहते हैं ना सरकारी गजट आ गया, तो सरकारी गजट में ही ये चीज़ें भी, इसका जो मूल्य निर्धारण होगा हमारे फर्टिलाइजर्स का, वो भी इसी सरकारी गजट के में ही होगा। और ये काम कौन करेगा, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करेगी। सरकारी गजट में ही एक सूचना दी जाएगी, उसी में एक नोटिफिकेशन होगा, उसी में इसके बारे में लिखा होगा
कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, ठीक है, उनके वितरण, ठीक है, और उनका उचित मूल्य, उनका रेट, जो हमारे उर्वरक हैं उनका प्राइस, ठीक है, ये सब चीज़ें कौन करेगी? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कहाँ प्रकाशित करेगी? सरकारी गजट की अधिसूचना में ये चीज़ें प्रदर्शित होंगी कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनके वितरण के बारे में और उनका मतलब मूल्य है, किस प्राइस पे वो हमारे फर्टिलाइजर्स रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे काम हमारी कौन करती है? केंद्र सरकार, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारे डीलर्स होते हैं, ठीक है, डीलर्स होते हैं, आयातक हमारे क्या थे? हमारे इम्पोर्टर जो थे, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमने बताया था, तो ये हो गए हमारे आयातक, ठीक है। तो ये पूल हैंडलिंग एजेंसी, इनके द्वारा किसी भी उर्वरक को बेचा जा सकता है जिस पर अधिकतम कीमतें या दरें तय करे, ठीक है। तो सरकार क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट वो एक इसकी जो मैक्सिमम कीमत होती है फर्टिलाइजर्स की हमारी, ठीक है, या उसकी जो दरें हैं कीमत की कि भाई इतनी कीमत पे हम इस फर्टिलाइजर्स को बेचेंगे। तो डीलर का क्या काम है? डीलर्स हैं जो इम्पोर्टर हैं, ठीक है, वो एजेंसी है, वो भी उस फर्टिलाइजर्स को बेच सकते हैं, लेकिन उसकी अधिकतम कीमतें वो भी वहाँ पे अंकित रहेंगी, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो कीमतें यहाँ पे केंद्र सरकार वो कीमतें, उचित मूल्य जो है फर्टिलाइजर्स का वो निर्धारित करती है, और उसी मूल्य पर ये हमारे जो डीलर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से हम अपना खाद उर्वरक फर्टिलाइजर्स को खरीदते हैं, एजेंसी से हम फर्टिलाइजर्स लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी इनका क्या काम रहेगा कि उसकी जो मैक्सिमम प्राइस है, अधिकतम कीमत है, कि इससे ऊपर ये खाद फर्टिलाइजर्स हम उससे ऊपर वो नहीं बेच सकते, वो उसकी दरें तय कर देंगे। केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र की स्थानीय परिस्थिति, ठीक है, जैसे कि कोई भी एक इस एरिया ले लिया हमने, ठीक है, कोई एक राज्य है, ठीक है, राज्य में एक ज़िला है, ठीक है, तो वो होगी हमारी स्थानीय परिस्थिति कि वहाँ की जो करंट सिचुएशन क्या है, लोकल की परिस्थिति क्या है, ठीक है, और वहाँ पे जो हमारे फर्टिलाइजर्स है उसके भंडारण की अवधि, मतलब जो हमारे फर्टिलाइजर्स हम रखते हैं, भंडार करते हैं, उसका भंडारण की अवधि मतलब कितने समय तक फर्टिलाइजर्स को वहाँ पे रखना है, ठीक है, वो होगी हमारी भंडारण की अवधि, ठीक है। और कुछ परिस्थिति होती है उन पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट विचार करेगी, ठीक है, और अलग अलग अवधि के लिए क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? अलग अलग क्षेत्रों के लिए, ठीक है, और जो कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनके विभिन्न प्रकार के वर्ग, अलग अलग वर्ग के जो कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, उनके लिए वो अलग अलग कीमतें तय करेगी फर्टिलाइजर्स की, ठीक है। तो इसलिए फर्टिलाइजर्स की जो ये कीमतें हैं, ये हमको सभी जगह एक सी नहीं मिलने की, इसमें वेरिएशन मिल सकता है क्षेत्र के आधार पर, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, और ये सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार इसका निर्धारण करेगी कि कहाँ पर कितना प्राइस हमको खाद का, अपने फर्टिलाइजर्स का रखना है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट थे, जैसे कि जो लोकल वहाँ पे की परिस्थिति है, ठीक है, और कितने समय तक स्टोर रखना है हमको अपना फर्टिलाइजर्स, ठीक है, उर्वरक, ठीक है, और जो हमारे विभिन्न वर्ग हैं उपभोक्ताओं के, कंज्यूमर्स के या किसानों के, हम बोले हम लोगों के, कि जो किसान वहाँ खरीदेंगे उनके अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वो अलग अलग कीमतें तय करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा क्या हमारा? कोई भी डीलर, ठीक है, डीलर या निर्माता जो मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उर्वरक की, तो डीलर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर, निर्माता, ठीक है, आयातक, इम्पोर्टर, एजेंसी, ठीक है, तो ये भी इसी खंड के तहत निर्धारित अधिकतम मूल्य या दर से अधिक कीमत पर किसी भी उर्वरक को बेचने की पेशकश नहीं करेगी, ठीक है। तो जो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कीमतें फिक्स कर दी हैं, जो कीमत निर्धारित कर दी है, ठीक है, तो उस कीमत से ज़्यादा ये सब लोग भी नहीं बेच सकते उस फर्टिलाइजर्स को। जो हमारे डीलर्स हैं, जहाँ पे हमारा खाद जो बना रही है खाद को, ठीक है, निर्माता हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, जो इम्पोर्टर हैं, ठीक है, जो खाद को, और जो एजेंसी हैं जो खाद को, फर्टिलाइजर्स को बेच रही हैं, ठीक है, तो वो जो सरकार ने मूल्य निर्धारित किया है उससे ज़्यादा मूल्य पर इसको नहीं बेच सकती, ठीक है। और अगर ऐसा करती हैं तो ये एक क्राइम कहलाएगा और उसमें इसको सज़ा भी मिल सकती है इन लोगों को, ठीक है, गवर्नमेंट इसमें एक्शन भी ले सकती है। तो ये चीज़ें होगी। इसके बाद हम करें उर्वरकों की स्टॉक स्थिति और मूल्य सूची का प्रदर्शन। तो जो हमारे डीलर्स होते हैं, ठीक है,
डीलर्स किसी भी फर्टिलाइजर्स की खुदरा बिक्री करता है। जैसा कि हमने देखा होगा, जब हम उर्वरक लेने जाते हैं, फर्टिलाइजर्स लेने जाते हैं, तो खुदरा कीमत पे भी हमको वो उनकी बिक्री करता है, ठीक है, या बनाता है, ठीक है। तो अपने व्यवसाय के स्थान पर प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा। तो जहाँ पे वो हमारा जो डीलर है उस फर्टिलाइजर्स को बेच रहा है, तो वो क्या करेगा, इसमें उसको क्या करना है, उसको वहाँ पे प्रदर्शित करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ उसको ये चीज़ें लिख के रखनी पड़ेंगी कि हर दिन जो उसके फर्टिलाइजर्स हैं उसके स्टॉक की मात्रा, कितना उसके पास स्टॉक है, कितना अभी फर्टिलाइजर्स उसके पास है, ठीक है, उसकी कीमतें, ठीक है, उसका प्राइस, जो उसके पास फर्टिलाइजर्स अवेलेबल है, किसके पास, डीलर के पास, वो उसका प्राइस लिखेगा, ठीक है। उस उर्वरक की स्टॉक की मात्रा लिखेगा, कितना स्टॉक उसके पास अवेलेबल है, और उसकी कीमत, उसका प्राइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो रखेगा, उनको लागू करेगा। और ये सब चीज़ें किसके तहत आएंगी, हमारी धारा 3 के तहत। तो धारा 3 क्या है हमारा, ये भी हम बात करें तो जो हमारा FCO है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है, तो उसी ऑर्डर में हमारी ये धारा 3 के तहत समय समय पर ये चीज़ें लागू होंगी और इनको तय किया जाएगा। और इस तरह से हमारा जो डीलर्स है वो इसकी फर्टिलाइजर्स की बिक्री करेगा, चाहे वो खुदरा रूप में हो, खुदरा बिक्री करेगा। तो उसको फर्टिलाइजर्स की जो इस मतलब प्राइस है, ठीक है, और कितना स्टॉक है उसके पास, ये सारी चीज़ें भी उसको वहाँ पे लिख के रखनी पड़ेंगी, उसको बतानी पड़ेंगी। जो हम फार्मर्स अगर लेने जाएगा उसके पास, तो वो ये सारी चीज़ें धारा 3 के तहत काम करती हैं कि उसको ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, किसको, डीलर्स को, ठीक है। विभिन्न राज्यों को उर्वरकों का आवंटन, तो जो हमारे अलग अलग राज्य हैं, तो उन सभी राज्यों में उर्वरकों का कैसे कैसे आवंटन होता है, कैसे उसको बांटते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फर्टिलाइजर्स को इनका वितरण करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, और सुरक्षित करने की दृष्टि से, मतलब उपलब्धता को सुरक्षित, यानी उसकी जो अवेलेबिलिटी हमारे फर्टिलाइजर्स की, ठीक है, उसका मतलब यहाँ पे वो है, तो उसकी अधिसूचना के द्वारा किसी को भी निर्देशित कर सकती है। तो आधिकारिक राजपत्र का मतलब है जो ऑफिशियल गैजेट होते हैं, सरकार जो समय समय पर वो जो राजपत्र होता है भारत सरकार का, उसमें इन सब सूचनाओं को प्रदर्शित करती है, उसमें ये निर्देश आते हैं और समय समय पर उनमें मॉडिफिकेशन भी कर सकती है। कहते हैं ना कि कोई एक नया ऑर्डर आया है सरकार की तरफ से, ठीक है, तो वो सब किस में आते हैं, हमारे आधिकारिक राजपत्र, या इंडियन गवर्नमेंट उसको पब्लिश करती रहती है, नए नए रूल रेगुलेशन, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम है, वो किसी को भी ये निर्देश दे सकती है फर्टिलाइजर्स के संबंध में कि किसानों को क्या समान वितरण हो, बराबर उर्वरक मिलो, और जो स्टॉक है फर्टिलाइजर्स का वो भी मिल जाए फार्मर्स को, कि किसी भी तरह से फार्मर्स को खाद की कमी ना हो। तो ये केंद्र सरकार समय समय पर ये निर्देश जारी करती रहती है कि ये निर्देश कहाँ आते हैं, हमारे जो गवर्नमेंट का जो आधिकारिक राजपत्र होता है, गवर्नमेंट का जो गजट होता है, उसमें ये सारी चीज़ें पब्लिश होती हैं। दूसरा हम बात करते हैं निर्माता, ठीक है। निर्माता जो को क्या था, हमारा जो फर्टिलाइजर्स को बनाने वाले हो गए निर्माता, ठीक है। आयातक जो इम्पोर्टर, ठीक है। तो निर्माता और आयातक उसके द्वारा उत्पादित उर्वरकों को इतनी मात्रा में और ऐसे राज्य या राज्यों में और ऐसी अवधि के भीतर बेचने के लिए जो उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो आधिकारिक राजपत्र है, गवर्नमेंट सरकार का जो गजट है, ठीक है, तो उसमें जो ये सूचनाएं हमारी लागू होंगी इस गजट में, तो उसमें क्या होगा कि जो फर्टिलाइजर्स की हमारी मात्रा है, जो हमारे खाद हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, तो उसकी इतनी मात्रा और सभी राज्यों में कि कब से कब तक वो बेचे जाएंगे, किस अवधि के भीतर उस फर्टिलाइजर्स को बेचना है, तो उसके संबंध में भी सूचना जारी की जाएगी समय समय पर। अब बात करते हैं हम इसके ऑथराइजेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ डीलर्स। तो डीलर्स का रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे होता है, ठीक है। जो हमारे औद्योगिक डीलर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या अपना पंजीकरण कराना पड़ता है, ठीक है। औद्योगिक डीलर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल डीलर्स हैं हमारे, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल डीलर्स हैं उनका पंजीकरण, और जो और इनके अलावा जो डीलर्स हैं हमारे,
ठीक है, या कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर थोक विक्रेता या खुदरा डीलर के रूप में और खंड रेट के अनुसार उर्वरक बेचने के व्यवसाय के लिए बिक्री या पेशकश नहीं करेगा। ठीक है, तो सरकार ने क्या कर रखा है कि अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, जो डीलर्स होते हैं खाद बेच रहे हैं, अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, तो वो उस फर्टिलाइजर्स को, उर्वरक को नहीं बेच सकते। ठीक है, खंड रेट में ये नियम लिखा हुआ है, फर्टिलाइजर्स कंट्रोल ऑर्डर में ये नियम लिखा हुआ है खंड रेट में कि वो ऐसा नहीं कर सकते और सरकार ऐसा उनको नहीं करने देगी। ये गैर कानूनी कहलाएगा कि वो इस तरह से उसको फर्टिलाइजर्स को नहीं बेच सकते बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी पंजीकरण के। ठीक है, तो पंजीकरण कराना होगा पहले डीलर्स को। ठीक है, चाहे वो हमारे औद्योगिक डीलर्स हों, इंडस्ट्रियल डीलर्स हों या लोकल डीलर्स हों या किसी भी तरह के हो, उनको पास रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के वो फर्टिलाइजर्स को नहीं बेच सकते। ठीक है, तो उसके लिए इनको आवेदन करना पड़ेगा। जो हमारे फर्टिलाइजर्स अगर बेचना है उसके पंजीकरण के लिए उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, आवेदन भेजना पड़ेगा। और उसमें क्या होगा, हमारा पंजीकरण कराएंगे पहले वो किसके द्वारा, उर्वरक नियंत्रक द्वारा। ठीक है, उर्वरक नियंत्रण हमने शुरू की स्लाइड में बताया था, जो फर्टिलाइजर कंट्रोलर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको, ठीक है, इसको, इस व्यक्ति को लागू कर, इसको ये जिम्मेदारी होती है उर्वरक नियंत्रक की, जो फर्टिलाइजर कंट्रोलर है हमारा। ठीक है, वही ये इनका पंजीकरण करेगा। ठीक है, उसके बाद उनके सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा और उसका जो भी निर्धारित शुल्क है, जो भी उसमें चार्जेज लगेंगे, उन सभी शुल्क के साथ एक फॉर्म ए मिलेगा और उस फॉर्म ए के द्वारा ही उनको आवेदन करना होगा, एप्लीकेशन देनी होगी। ठीक है, चाहे वो हमारी एजेंसी हो, ठीक है, आयातक मतलब इम्पोर्टर हो, चाहे कोई वो थोक व्यापारी हो या थोक खुदरा विक्रेता, जो भी वो सब बेचने वाले हैं, जो भी उस फर्टिलाइजर्स को बेचना चाहते हैं, उनको इसी तरह से प्रमाण पत्र के लिए, इस पंजीकरण के लिए आवेदन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किसके द्वारा, प्रपत्र A1 या ये फॉर्म ए के द्वारा वो लोग आवेदन करेंगे। ठीक है, तब उनको जो हमारा उर्वरक नियंत्रक है, फर्टिलाइजर कंट्रोलर है, ठीक है, वही इन सभी का रजिस्ट्रेशन कराएगा नियम अनुसार। ठीक है, तो जो पंजीकरण कराते हैं, रजिस्ट्रेशन जो कराते हैं, एजेंसी रजिस्ट्रेशन करा रही है, ठीक है, या जो इम्पोर्टर है, ठीक है, जो या निर्माता है, वो सब जो पंजीकरण करा रहे हैं इस फर्टिलाइजर्स के लिए, उसकी एक वैलिडिटी होती है जो कि 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। 3 साल के बाद उनको फिर से अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा। तो इसकी वैलिडिटी कितनी होगी रजिस्ट्रेशन की, 3 साल तक ही। ठीक है, बात करती है इसके उर्वरकों की गुणवत्ता का नियंत्रण। ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स की क्वालिटी है, ठीक है, उसका नियंत्रण। तो जो हमारा फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है, FCO है, ठीक है, तो वो उपभोक्ताओं या किसानों को नकली या मिलावटी उर्वरकों की आपूर्ति के लिए निर्माताओं, विक्रेताओं, मतलब वितरकों, जो देने वाले, जो डीलर्स होते हैं, ठीक है, उनको दंडित करने के प्रावधान है। ठीक है, हम उसी की बात कर रहे थे कि अगर वो गलत तरीके से या नकली फर्टिलाइजर्स फार्मर्स को बेचते हैं, ये डीलर्स, ठीक है, डीलर्स हुए या जो वितरक हैं जो इसको, या फिर निर्माता जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फर्टिलाइजर्स, अगर वो नकली सामान बेचते हैं तो सरकार उसमें क्या करेगी, उनको दंडित भी करेगी, उनको सज़ा भी मिलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स कंट्रोल ऑर्डर में ये चीज़ भी क्लियर लिखी हुई है, क्लियर मेंशन है। तो FCO यानी विभिन्न उर्वरकों के लिए विशेष विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। सरकार ने काफ़ी सारे ऐसे नियम बना रखे हैं कि अगर कोई नकली खाद, हमको नकली फर्टिलाइजर्स बेचता है, तो उसके लिए भी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और जो भी दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा कानून के नियम अनुसार। अब हम बात करें इसके, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा यूरिया हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो उस जो भी डीलर्स हैं, ठीक है, जो भी ये फर्टिलाइजर्स देने वाले लोग हैं, एजेंसी हैं, तो उनको एक सारी चीज़ें उसमें क्लियर मेंशन करनी होती हैं। ठीक है, जैसे यूरिया है हमारा, तो उसमें क्लियर मेंशन करेंगे कि उसमें ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए कि जो उसका मॉइस्चर % है, ठीक है, कितना होना चाहिए, 1। ठीक है,
और उसका जो टोटल नाइट्रोजन परसेंट उसमें कितनी होनी चाहिए 46। तो अगर ये क्राइटेरिया पूरे नहीं होते हैं तब भी उनका वो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, तभी उनको अनुमति नहीं होगी कि वो अपना फर्टिलाइज़र्स को इस तरह से बेच सकें। तो ये कुछ न्यूनतम क्राइटेरिया होते हैं फर्टिलाइज़र्स के, जो हर फर्टिलाइज़र्स में अपने अपने अवेलेबल होने चाहिए। तो एग्जांपल हमने यहाँ यूरिया के लिया कि अगर इस क्राइटेरिया पर ये नहीं मिलती हैं चीज़ें, इससे कम होता है तो वो बेचने के लायक नहीं है, उसको अनुमति नहीं मिलेगी कि वो उस फर्टिलाइज़र्स को विक्रेता वो उनको बेच सके। ठीक है, तो ये कुछ सारी चीज़ें थी फर्टिलाइजर्स कंट्रोल ऑर्डर में। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर का। ठीक है, थैंक यू।